नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आगामी आर एग्जामिनेशन जो आपका जुलाई माह में है और साथ ही अक्टूबर माह में होने वाला पीसीएस एग्जामिनेशन को लेकर एक साल के करंट अफेयर को तैयार करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी श्रृंखला में हम करंट अफेयर का जो अध्यापन हम कर रहे हैं, उसी क्रम में 6 महीने के करंट अफेयर का अभ्यास रिवीजन आज की इस क्लास में करेंगे। हमारा यहाँ पढ़ने या पढ़ाने और अध्ययन का विषय नहीं रहेगा आज का। आज हम जनवरी माह से लेकर जून माह तक के जो करंट अफेयर का मुद्दा रहा है, जो महत्वपूर्ण विषय रहे हैं, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, उनको लेकर तैयार किए गए प्रश्नों का एक श्रृंखला है, उसको आज अभ्यास करेंगे। और एक क्लास में हम 6 महीने के करंट आपका जनवरी से लेके जून माह तक के करंट अफेयर को प्रश्नों के माध्यम से तैयार करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी तक आप रेगुलर बेसिस पर जो अपना न्यूज़पेपर, मैगजीन और अलग अलग स्रोतों से जो आप अपना करंट अफेयर का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें आवश्यक हो जाता है कि निरंतर अध्ययन के पश्चात प्रश्नों का अभ्यास करके एक बार खुद का स्वयं का परीक्षण किया जाए कि हमारी जो तैयारी है वो एग्ज़ाम के पहले तक बेहतर ढंग से है और हमें जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो रिकॉल हो रही है या याद है या नहीं। तो उसी क्रम में आज के इस सेशन में महत्वपूर्ण रूप से जनवरी से जून माह तक के करंट अफेयर को हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे और उसे रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जनवरी माह के समसामयिक अध्ययन और उसके प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। प्रश्न यह है कि जनवरी माह में कई महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। उन एक तरफ वो महत्वपूर्ण दिवस और संबंधित तारीख दी गई है और आपको सही जवाब देना है। विश्व परिवार दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ये महत्वपूर्ण दिवस हैं। आपको सामने उनकी तारीख से मिलान करना है। तो ऑप्शन में जो सही कूट है, जिसमें सही मिलान है, उसे उसका चयन करना है। तो प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। तो इस अनुसार इसमें हम देखते हैं तो विश्व परिवार दिवस उसे 1 जनवरी को मनाया जाता है और जब हम प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें उसे 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस क्रम में हमारा जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि विश्व परिवार दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ये महत्वपूर्ण दिवस तथा उनका संबंधित उनसे तारीख। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में समान सिविल संहिता अर्थात यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने अपने यहाँ समान सिविल संहिता को अधिनियमित किया है, लागू कर दिया है। तो उत्तराखंड स्वतंत्रता के पश्चात पहला राज्य है और बल्कि स्वतंत्रता के पूर्व से पहले से ही गोवा में यूसीसी लागू था। तो इस प्रश्न का सही जवाब उत्तराखंड, जिसे जहां हाल में ही यूसीसी लागू किया गया है। साथ ही गुजरात राज्य की अब तैयारी है कि वो अपने यहाँ अपने राज्य में यूसीसी को लागू करेगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। तो उसमें किनकी नियुक्ति हाल में की गई है? तो वर्तमान जो इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायण जी, इस प्रश्न का सही जवाब। जो वर्तमान इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सोमनाथ जी, ये पूर्व इसरो के अध्यक्ष हैं। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, कि हाल में ही चर्चा में रहा राफेल तूफान से प्रभावित क्षेत्र था। इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। जो राफेल तूफान था ये क्यूबा क्षेत्र में आया हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, कि राफेल तूफान से प्रभावित क्षेत्र क्यूबा है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इस वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्राबो सोबियांटो शामिल हुए थे। वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? जो इस बार हमने
अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। हर बार गणतंत्र दिवस पर किसी न किसी राष्ट्र के मुख्य प्रतिनिधि को, वहाँ के राष्ट्र प्रमुख को आमंत्रित किया जाता है मुख्य अतिथि के रूप में। तो अब की जनवरी में जो हमने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया, इस दौरान प्रबोवो सुबियांतो हमारे मुख्य अतिथि थे। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हमारे 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, कि हाल में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट विस्तार का संबंध किससे है। प्रोजेक्ट विस्तार का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ए एआई क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने से, ऑप्शन बी आईटी क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने से, या फिर ऑप्शन सी कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने से, या फिर उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। प्रोजेक्ट विस्तार का संबंध ये एक पहल है जो कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रोजेक्ट विस्तार का संबंध कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, कि चर्चा में रहा संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? ऐसे प्रश्न को हम देखें तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है ये फुटबॉल से है, जिसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। संतोष ट्रॉफी का आयोजन, माफ कीजिएगा, संतोष ट्रॉफी का आयोजन जो हैदराबाद में हुआ था, और पश्चिम बंगाल ने इसे जीत लिया है। विजेता अगर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल इस संतोष ट्रॉफी का विजेता रहा है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो इस प्रश्न का पहला सही जवाब कि संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है? हम बात करें तो लोकपाल दिवस जो है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, लोकपाल दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों में से भिन्न है। दरअसल जनवरी में कई खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से। तो इसमें 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक उनमें से भिन्न है, आपको उस जो भिन्न है, जो अलग है, उसे बताना है, वही सही ऑप्शन होगा। तो डी गुकेश को इस जो शतरंज खेल से संबंधित हैं, इन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं, इन्हें खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया। मनु भाकर जी को, जो निशानेबाज हैं, इन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुनील छेत्री ये फुटबॉलर हैं, तो भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं, लेकिन ये इससे भिन्न है। उपरोक्त 3 लोग को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, कि हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। जनवरी माह में जारी किए गए हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां है। भारत ने 85 रैंक हासिल किया है। और अगर हम 2024 की बात करें कि 2024 में भारत की रैंक कौन सी थी, तो 2024 में भारत की रैंक 80 थी, और 2025 में भारत की रैंक 85 है, 85 है। और ये सूचकांक ये बताता है कि भारत का जो पासपोर्ट धारक है उसे मतलब फ्री वीजा पर 57 देशों में जा सकता है वो। ये भारत की स्थिति है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रारंभ किए गए मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है। मौसम विभाग के जो भारत का मौसम विभाग है उसकी 150वीं वर्षगांठ पर मिशन मौसम का प्रारंभ किया गया। और इस दौरान इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? ऑप्शन है आपके, मौसमी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना, आपदाओं के प्रभाव को नियंत्रित करना, कृत्रिम वर्षा करना, और अत्यधिक वर्षा रोकने संबंधित तकनीकी की विकास करना। इस संबंधित जो सभी ये जो मिशन मौसम प्रारंभ किया गया, उपरोक्त सभी उद्देश्य उससे संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो एक शब्द चर्चा में रहा, गरुड़ आच्छी।
ये एक ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली है। तो इसे किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो गरुड़ाची एक ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली है, इसे कर्नाटक राज्य ने प्रारंभ किया और इसका उद्देश्य है मानव तथा वन्य जीव जो संघर्ष है उसको रोकना, उसमें कमी लाना। आपको ध्यान रखना है कि गरुड़ाची जो पहल है इसे किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो WPI के आधार वर्ष में बदलाव पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो उस समिति का नाम क्या है? इस तरह के प्रश्न अगर हैं तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है कि रमेश चंद समिति का गठन किया गया है WPI के आधार वर्ष में बदलाव पर विचार करने हेतु। इसी तरह अगला प्रश्न है कि जीडीपी के आधार वर्ष में बदलाव करने पर गठित समिति गठित की गई है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन है विश्वनाथ गोल्डर समिति, रमेश चंद्र समिति, शक्तिकांत दास समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए विश्वनाथ गोल्डर समिति इस प्रश्न का सही जवाब है कि अर्थात जो जीडीपी के आधार वर्ष में बदलाव पर विचार करने हेतु समिति गठन की गई है उसका नाम है विश्वनाथ गोल्डर समिति, और जो WPI के आधार वर्ष में बदलाव करने पर समिति का गठन किया गया है वो है रमेश चंद्र समिति। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत पर पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब को स्थापित करने की घोषणा की गई। कहाँ पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब को स्थापित करने की घोषणा की गई? नोएडा यूपी में, रांची झारखंड में, बंगलुरु कर्नाटक में या पुधी मधुका आंध्र प्रदेश में? तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, पुधी मधुका आंध्र प्रदेश राज्य में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब को स्थापित करने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के किन दो जो शहर हैं उनको वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है? जनवरी माह में भारत के 2 शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया, वो शहर कौन से हैं आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन सी उदयपुर राजस्थान का और इंदौर MP का, ये 2 ऐसे शहर हैं जिन्हें वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में गठित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ पर है? हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है हल्दी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो हल्दी उत्पादन जो गठन किया गया है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी निजामाबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय है और यहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आयोजित पहला खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया या फिर कहाँ पर संपन्न हुआ? तो जो चीज़ें पहली बार होती हैं वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो पहला खो खो विश्व कप आयोग का जो आयोजन हुआ वो नई दिल्ली में हुआ 3 से 19 जनवरी के बीच, जनवरी माह में 3 से 19 जनवरी के बीच पहले खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया। आगे बढ़ेंगे हम अपना अगला प्रश्न कि महाकुंभ 2025 का विषय क्या था? जब इस तरह के कई बड़े आयोजन होते हैं तो उनका एक थीम, एक विषय निर्धारित किया जाता है जो उसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने में सहायक होता है। तो महाकुंभ 2025 का विषय क्या था ये आपको बताना है। जनवरी माह में महाकुंभ का आयोजन किया गया था। तो आपका ऑप्शन है विकास भी और विरासत भी, ऑप्शन बी है विकसित भारत, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक संस्कृति और इतिहास का संगम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब कि आध्यात्मिक संस्कृति और इतिहास का संगम, ये विषय महाकुंभ 2025 का था। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर कि जनवरी माह में लॉन्च किए गए इसरो का 100वां मिशन कौन सा है? तो ये जिस तरह से पहला मिशन इम्पॉर्टेंट होता है इसी तरह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर लिया है कि भारत के इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया। तो ये मिशन कौन सा था? तो आपका ऑप्शन ए सही है,
NVS-02 ये उपग्रह, ये नेविगेशन उपग्रह है और यह भारत का 100वां मिशन है जो इसरो की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। और आगे अब हम फरवरी माह के अध्ययन जो करंट अफेयर है उसके प्रश्न को देखेंगे। जनवरी माह के कुछ, हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमने सभी कुछ देख लिया है, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जहाँ से जिनको तैयार करना आवश्यक है उसके प्रश्नों को देखा है। और आगे अब हम फरवरी माह के प्रश्नों को देखेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में AI एक्शन समिट के तीसरे सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। AI एक्शन समिति का अभी तक 3 सम्मेलन हो चुका है, तो जो तीसरा सम्मेलन है वो कहाँ पर किया गया। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस में किया गया। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस के साथ भारत भी इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता कर रहा था, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पहला और जो दूसरा सम्मेलन है, तो पहला सम्मेलन ब्रिटेन में किया गया था AI एक्शन समिति का, और दूसरा सम्मेलन साउथ कोरिया में किया गया था, और तीसरा सम्मेलन फ्रांस में किया गया और इसकी अध्यक्षता फ्रांस के साथ साथ भारत ने भी की है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा स्टार्टअप पहल फ्रेंड एक्स का संबंध किन 2 देशों से है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब फ्रांस यात्रा पर गए थे तो उस दौरान कई चीज़ें हुई, जैसे कि AI एक्शन समिट था। इसी तरह एक रक्षा स्टार्टअप पहल प्रारंभ किया गया है फ्रेंडियक्स, तो भारत और फ्रांस के बीच है, ऑप्शन सी। ये भी इस प्रश्न को ऐसे आ सकता है कि चर्चा में रहा शब्द का संबंध क्या है या इसका आशय क्या है या किन देशों से है। तो आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा मेगा पार्टनरशिप किन 2 देशों से संबंधित है। ये मेगा पार्टनरशिप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इंडिया ग्रेट अगेन का संयुक्त रूप है, और ये भारत और अमेरिका से संबंधित है ये पार्टनरशिप। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आपको ये सब ध्यान रखना है कि मेगा पार्टनरशिप का आशय क्या है या फिर इसका संबंध किन देशों से है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा मिशन 500 का संबंध किस क्षेत्र से है। चर्चा में रहा मिशन 500 का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत अमेरिका व्यापार को बढ़ावा देने से, क्योंकि भारत और अमेरिका ने यह लक्ष्य रखा है कि 2030 तक अपना जो आपसी व्यापार है उसमें वृद्धि की जाएगी। तो इस मिशन का नाम दिया गया है मिशन 500। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि फरवरी माह में G20 देशों के जो G20 ग्रुप है उनकी विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ। तो आपका ऑप्शन है ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, भारत। तो जो G20 देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो दक्षिण अफ्रीका में की गई। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। महाकुंभ आयोजन के दौरान गंगा नदी में किस हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि देखी गई। साइंस टेक के संबंध में अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से प्रश्न देखा जा सकता है कि जो महाकुंभ का आयोजन इतने बड़े स्तर पर किया गया, इतनी बड़ी भीड़ का एक जगह पे आना और एकत्रित होना, तो इस दौरान प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी गंगा जी के पानी में, और इसमें जो जिस बैक्टीरिया की वृद्धि देखी गई बहुत अधिक, तो वो है ऑप्शन डी आपका फैकल कोलिफॉर्म लिखा है यहाँ पे। एक बार सही कर लेते हैं इसको। इस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है फैकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। इसकी वृद्धि अचानक से गंगा नदी के पानी में बढ़ गई थी। जो परमानेंट रूप से गंगा नदी जी के पानी में पाया जाता है, गंगा नदी के पानी में, वो है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, जिसके द्वारा वो गंगा नदी जी का पानी जो है वो ख़राब नहीं होता है। तो इस दोनों को आप याद रखेंगे, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी फैकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि चर्चा में रहा मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पर स्थित है या फिर किस नदी पर स्थित है। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो मुल्ला पेरियार बांध है ये केरल में स्थित है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लोकेशन देखें अगर, तो जो केरल में मुल्ला पेरियार बांध है,
पेरियार टाइगर रिजर्व के आसपास, वहाँ ये है मुल्ला पेरियार डैम, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में की गई गणना में गिद्धों की सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई है? अभी तक चर्चा में रहा है ये, क्योंकि गिद्धों की जो संख्या है वो अचानक रूप से लगातार घटती रही है, तो उनके संरक्षण और उनकी सुरक्षा का प्रयास किए गए, तो उनकी गणना की गई, तो सर्वाधिक जो संख्या है उनकी जो मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब, कि जो गिद्धों की वर्तमान में सर्वाधिक संख्या है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, कि निम्न में से किसको भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई है फरवरी माह में। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं वो है ज्ञानेश कुमार जी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह चुनाव आयुक्त हैं और राजीव कुमार ये पूर्व चुनाव आयुक्त हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। उसके पहले ये ज्ञानेश कुमार जी वर्तमान हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है आपका, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्त समिति है उसमें कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता, गृह मंत्री, मुख्य न्यायाधीश। और नीचे ऑप्शन के रूप में आपके कोट दिए गए हैं, आपको सही बताना है कि कौन शामिल होते हैं। तो जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति होती है उसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता। 1 4 3 1 3 4 ऑप्शन ए आपका सही जवाब। नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और गृह मंत्री शामिल होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? हिंदी के विकास, उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय बनाया जा रहा है, और इसे कहाँ बनाया जा रहा है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है प्रयागराज में, लखनऊ में, काशी में या गोरखपुर में। तो आप जो हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय बनाया जा रहा है वो काशी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब, काशी में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर, कि 3D ट्विन मैपिंग वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो वाराणसी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। 3D ट्विन मैपिंग वाला पहला शहर वाराणसी है। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर, कि काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये प्रश्न है। ये निरंतर इसका आयोजन किया जा रहा है, और ये 2025 में इसका आयोजन वाराणसी में किया गया, काशी तमिल संगमम 3.0 का। और इसके जो मुख्य विषय रहा है इस तमिल संगमम का, महर्षि अगस्त्य पर आधारित रहा है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट विद्यालय वाला जिला बन गया है। उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट विद्यालय वाला जिला बन गया है। आपके ऑप्शन है प्रयागराज, गाजियाबाद, वाराणसी, जौनपुर। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला बन गया है जहाँ पर सभी विद्यालय में स्मार्ट अर्थात डिजिटल रूप से काम हो रहा है। तो पहला जिला बन गया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश का स्मार्ट विद्यालय वाला जिला। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो जो देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है बनाया जा रहा है वो सिक्किम में बनाया जा रहा है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। महिला शांति सैनिकों के लिए पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये पहला सम्मेलन था इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आयोजन हैदराबाद, नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली, ऑप्शन बी में किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न,
हाल में किस राज्य ने गरिमा से मृत्यु को लागू किया है? गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार जो है उसको लागू कर दिया है, कौन सा राज्य है आपका? तो आपसे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो गरिमा में मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला राज्य है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने गरिमा से मृत्यु को लागू किया है। तो ये चर्चा का विषय था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऐसी पहल कई राज्यों द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन इस पर व्यवहारिक रूप से कितना पालन होता है ये आवश्यक है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो गुटखा पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला जो राज्य है ऑप्शन सी झारखंड, आपका सही जवाब। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, हाल में आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में शामिल भागीदार देश कौन सा है? यहाँ 2 पॉइंट आवश्यक हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है हरियाणा में किया गया, और जो शामिल भागीदार देश के रूप में शामिल देश थे, जो देशों का समूह है वो बिम्स्टेक देशों का समूह भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। आधिकारिक रूप से किस राज्य को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर जो आंतरिक सुरक्षा का थ्रेट होता है, जो खतरा होता है उस नक्सलवाद को, उससे मुक्ति मिल गई है। तो कर्नाटक राज्य आपका सही जवाब, जिसे पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? ये आपका प्रश्न है कि भारत के जो पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो जो भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र है उसे रीवा, मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित किया गया है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, कौन है किए गए हैं? तो वर्तमान सेबी अध्यक्ष जो हैं वो हैं तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। तो सेबी के नए अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन किन 2 देशों के बीच हुआ? तो इस तरह के प्रश्न में देखने को मिलते हैं कि जो सैन्य अभ्यास है किन देशों के मध्य किया जाता है। तो जो साइक्लोन सैन्य अभ्यास है वो भारत और मिस्र के बीच किया जाता है, आयोजित होता है। तो ऑप्शन सी भारत और मिस्र साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया, और ये आयोजन भारत के राजस्थान में किया गया है। तो साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन राजस्थान में भारत और मिस्र के बीच। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारत और जापान के बीच अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन ऑप्शन डी माउंट फूजी, जापान में किया गया। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? यहाँ आपको बताना है कि एक्वेरियन सैन्य अभ्यास भारत के साथ और कौन से देश के बीच किया जाता है? तो मॉरिशस, मलेशिया, मालदीव या मेडागास्कर। तो ऑप्शन सी मालदीव और भारत के बीच एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। आगे हम प्रश्न देख रहे हैं फरवरी माह के जो और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं तेज़ी से एक पॉइंट के रूप में कि अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2025
कि विजेता कौन है, तो विजेता है भारत। और किसको हराकर ये अंडर 19 T20 महिला विश्व कप जीता है भारत ने, साउथ अफ्रीका को हराकर। पनामा चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव अर्थात BRI से बाहर होने वाली, हाल में इसने घोषणा कर दी कि पनामा ने भी चीन से बाहर हो रहा है। हर खेत हर हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की शुरुआत हरियाणा सरकार ने किया है। तो इसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो अभियान है ये किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है या फिर किस राज्य ने इसे प्रारंभ किया गया है। 38 राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। देश के पहले क्लाइमेट म्यूजियम की स्थापना लखनऊ में किया जा रहा है। तो अब जनवरी माह और फरवरी माह के करंट अफेयर के बाद हम आगे देख रहे हैं अब मार्च माह के करंट अफेयर। तो अभी तक हमने 30 मिनट 44 सेकेंड अभी तक हमने जो है फरवरी माह और जनवरी माह के करंट अफेयर को देखा, वहाँ से जो प्रश्न बनने की संभावना थी उनको देखा। अब हम मार्च माह के प्रश्नोत्तर करंट अफेयर के अभ्यास को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, चंद्रयान 5 मिशन के लिए भारत के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है। अभी तक भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत पूर्ण रूप से कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिसमें से चंद्रयान 3 एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और अब चंद्रयान 5 के लिए भारत प्रयास कर रहा है। और कौन सा देश इसमें सहयोग के लिए तैयार हो गया है, जापान, फ्रांस, इजराइल, सिंगापुर। तो जापान ऑप्शन ए सही जवाब है कि जापान और भारत अब मिलकर चंद्रयान 5 के लिए प्रयास करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मिशन ने चंद्रमा पर पानी के बर्फ की उपस्थिति का पता लगाया है। तो भारत की ही चंद्रयान 3 जो मिशन है उसने चंद्रमा पर पानी के बर्फ की उपस्थिति का पता लगाया है। तो आपके ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि चंद्रयान 3 ने पानी के बर्फ की उपस्थिति का पता लगाया है। और जो ऑप्शन है आपके चांग-ई 6 या आर्टेमिस मिशन, ये चंद्रमा से संबंधित मिशन है जो अलग अलग देशों से हैं, जैसे कि चांग-ई 6 ये चीन का चंद्रयान मिशन है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए थे। जैसे अभी हमने इस बात पर चर्चा की कि राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में, हाँ, जैसे हमारे यहाँ कई देशों के प्रमुख आते हैं, इसी प्रकार से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि मार्च 2025 में रायसीना संवाद के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो 10वां संस्करण है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मार्च 2025 में इसका आयोजन नई दिल्ली, वाशिंगटन, पेरिस, मास्को कहाँ पर किया गया। तो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर कि चंद्रमा की सतह पर जल स्रोतों की खोज से संबंधित मिशन कौन सा है। अभी मतलब जो हमने प्रश्न देखा वो चंद्रयान 3 ने पानी के बर्फ की खोज की, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली रूप में पानी पाया जाता है या नहीं, इस संबंध में एक मिशन तैयार किया गया है। तो कौन सा मिशन है जो चंद्रमा पर की सतह पर जल स्रोतों की खोज से संबंधित है। आपके ऑप्शन है चांग-ई 6 लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन, चंद्रयान 3 या आर्टेमिस मिशन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन को प्रारंभ किया गया है और इसका संबंध इस मिशन का जो है वो चंद्रमा की सतह पर जल स्रोतों की खोज से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी वायु प्रदूषण के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। आप इसका जवाब दीजिए। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, इस्लामाबाद, ढाका, काबुल। तो भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि ऑप्शन ए नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। और
सबसे प्रदूषित देशों में भारत की बात करें तो भारत का स्थान 5वां है। भारत 5वां देश है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, और भारत की राजधानी नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। बहुत बढ़िया उपलब्धि। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। मार्च में यूक्रेन के मुद्दे पर ईयू अर्थात यूरोपीय आयोग के सदस्य देशों ने की बैठक हुई। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? अर्थात मार्च में जब अमेरिका ने युद्ध को रोकने के लिए यूक्रेन का समर्थन देना बंद कर दिया, तो इस मुद्दे पर यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोपीय आयोग के सदस्य देशों ने बैठक का आयोजन किया। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है ये बताना है आपको। तो यूरोपीय आयोग के सदस्य देशों का बैठक कहाँ पर किया गया? आपके ऑप्शन है वियना, ब्रसेल्स, पेरिस, बर्लिन। ब्रसेल्स, ऑप्शन बी, ब्रसेल्स में यह बैठक का आयोजन किया गया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। मार्च में चक्रवात अल्फ्रेड का प्रभाव कहाँ पर देखा गया? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील। तो चक्रवात अल्फ्रेड का जो प्रभाव है वो ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। 10वें रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि कौन थे? अभी हमने प्रश्न के रूप में देखा कि जो 10वां रायसीना संवाद था उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था? ऑप्शन ए आपके हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर, सिंगापुर के राष्ट्रपति, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष। तो ऑप्शन सी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि थे। ये हैं क्रिस्टोफर लुनक्स, जो रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर कि मार्च 2025 में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, कौन है? तो मार्च 2025 में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्रिस्टी नेतम्बो नंदी नैदतवा, उर्सुला वॉन डर लेयन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी नेतम्बो नंदी नदेतवा, ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। ये हैं नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। नाम इनका है नेतम्बो नंदी नैदतवा। ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्ति की गई है वो क्रिस्टी कवेंट्री, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? अभी हमने देखा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी थी। तो अगला प्रश्न आपका ये है कि IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसमें भी हमारी उपलब्धि है, और मेघालय का जो बर्निहाट शहर है मेघालय का, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है, गर्व करने लायक है हमारी राजधानी के पर। और इस शहर पर बर्निहाट जो मेघालय का है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। उम्मीद करता हूँ और गुजारिश भी करूँगा आप लोगों से कि जितना भी हो सके एक जागरूक नागरिक के रूप में प्रदूषण को फैलाने से बचें, कम से कम पॉलीथीन प्लास्टिक का यूज करें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों में पहले स्थान पर कौन सा है? तो अभी हमने देखा था कि जो प्रदूषित देशों की सूची है उसमें से 5वें स्थान पर भारत है। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। भारत 5वें स्थान पर है। तो चाड महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है इसने। प्रदूषित देशों में मतलब विश्व का सबसे प्रदूषित देश है चाड। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व में स्टील उत्पादन पर भारत का कौन सा स्थान है? ऐसी उपलब्धियां गर्व करने लायक होती हैं। भारत का जो
स्थान, पहले स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो स्टील उत्पादन ने भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। इंडिया रैंक 2 इन ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन। चाइना पहले स्थान पे है, जापान तीसरे स्थान पर है, अमेरिका चौथे स्थान पर, रसिया पांचवें स्थान पर। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के लिए। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। मार्च जो महीना है उसके महत्वपूर्ण दिवस है और आपको बताना है कौन सा सही है, कितने इसमें से सही मिलान किए गए हैं। 8 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को शहीद दिवस। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो 22 मार्च विश्व जल दिवस सही है, 23 मार्च शहीद दिवस सही है, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो केवल 2 सही है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश के 98 टाइगर रिजर्व के रूप में किसे शामिल किया गया। बाघ संरक्षण और सुरक्षा के लिहाज से इसमें देश महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर रहा है और इसमें 98वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व, माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व या कुनो नेशनल पार्क। किसे 98वें टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल किया है? तो ऑप्शन बी माधवगढ़ टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है 98वें टाइगर रिजर्व के रूप में। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि। इंडिया वेलकम 58 टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व। शानदार। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हम अप्रैल माह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो करंट अफेयर के मुद्दे उन्हें प्रश्न के रूप में देखेंगे और तैयार करेंगे। आप केवल प्रश्न को देखिए नहीं, एक बार आपने जो इतने महीनों पिछले जो 2-4 महीनों में पढ़ा है, क्वेश्चन को करते समय उसको एक बार रिकॉल कीजिए और ध्यान दीजिए कि आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हैं या नहीं, और तेजी से इससे आपको तैयार कीजिए। तो आपका प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? जवाब दीजिएगा इसका कि जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 जारी की गई है उसमें भारत की रैंक क्या है। 121, 120, 119, 118। भारत कौन से स्थान पे है? तो ऑप्शन डी, भारत 118वें स्थान पे है। और सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो पहले स्थान पे कौन सा है? साथ ही 8वीं बार पहले स्थान पर आया है और ये है फिनलैंड। बहुत खूबसूरत लिखा गया है, लेकिन आप याद रखिएगा इसे कि फिनलैंड जो है वो 8वीं बार विश्व जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें पहला स्थान हासिल किया है, और भारत की रैंक आपको याद रखनी है वो है 118। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 20 मार्च, 21 अप्रैल, 20 अप्रैल। आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन बी 20 मार्च, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा हथियार का आयातक देश कौन सा है? तो सिप्री रिपोर्ट हाल में जारी किया गया है और इसमें सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश कौन सा है वैश्विक स्तर पर, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है भारत, सऊदी अरब, यूक्रेन, रूस। युद्धग्रस्त देश कौन सा है? यूक्रेन। तो सबसे अधिक हथियार की आवश्यकता किसी होगी उसे यूक्रेन को। तो आपका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, यूक्रेन वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा हथियार का आयातक देश है। भारत का स्थान क्या है? भारत सेकेंड रैंक पे है। भारत भी पीछे नहीं है, भारत सेकेंड रैंक पे है। दूसरे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चर्चा में रहा EH2165 क्या है? चर्चा में रहा EH2165 क्या है? क्षुद्रग्रह वायरस, दुनिया की पहली एयर टैक्सी, इनमें से कोई नहीं। तो जो EH216 है ये दुनिया की पहली टैक्सी है, एयर टैक्सी है। बनाया किसने है? चीन ने।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। गौरव, बढ़िया नाम है। लंबी दूरी का ग्लाइड बम विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो ये जो गौरव है ये बम है, ये लंबी दूरी का एक ग्लाइड बम है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। ऑप्शन सी, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। हाल ही में यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है उनकी महत्वपूर्ण स्थिति है, उनका एक विरासत है, तो उनके महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने उसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। कौन से वो ग्रंथ है? भगवत गीता, नाट्यशास्त्र, महाभाष्य या ऑप्शन डी ए और बी दोनों? तो भगवत गीता और नाट्यशास्त्र दोनों को इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। ये देखिए, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के साथ साथ भगवत गीता को भी इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इंग्लैंड के प्रतिष्ठित फ्रेड डारिगेंटन सैंड मास्टर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये जो रेत आर्टिस्ट होते हैं, जो बालू से बनाते हैं, तो सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? मास्की कासीवेरा, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, मूर्तिकार राम विश्वतार या इनमें से कोई नहीं? तो जो सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक है, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, उड़ीसा के तट पर या कई विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ बनाते रहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जी को इंग्लैंड के प्रतिष्ठित फ्रेड डारिगेंटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सुदर्शन पटनायक इंग्लैंड के प्रतिष्ठित फ्रेड डारिगेंटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहले भारतीय हैं, प्रश्न बनने की संभावना होती है। आगे बढ़ेगा, अपना अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बिम्स्टेक का जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो थिम्पू भूटान, नई दिल्ली, बैंकॉक थाईलैंड, ढाका बांग्लादेश। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे और अन्य जो राष्ट्र प्रमुख है वो हैं। तो इसका आयोजन 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। ये 6वां सम्मेलन था, 6th बिम्स्टेक समिट थी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन किया गया, जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। ये तमिलनाडु में स्थित है, पंबन ब्रिज जिसका नाम है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने रामनवमी के अवसर पर अप्रैल माह में किया। पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु में स्थित है, इसका नाम पंबन ब्रिज, और ये वो ब्रिज है, तमिलनाडु का पंबन ब्रिज। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है हरियाणा, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक। तो अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य है तेलंगाना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये इम्पोर्टेंट है कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। जो सिविल सेवा दिवस है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से गलत सम्मिलित है। आपके ऑप्शन के रूप में डेट दिया गया है, तो महत्वपूर्ण दिवस को दिया गया है 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती, 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस, 23 अप्रैल पृथ्वी दिवस। तो इसमें से गलत कौन सा है? तो ऑप्शन डी 23 अप्रैल पृथ्वी दिवस, ये आपका गलत है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब, जो गलत है। बाकी सब सही हैं, उन्हें आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायतों के गठन
की वर्षगांठ के रूप में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 2025 में इस दिन बिहार के मधुबनी में सम्मेलन हुआ था, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 अप्रैल को हुई पहलगाम आतंकी हमले की जो घटना थी, उसमें आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो कहीं भी छुपे हों पूरी दुनिया में, उन्हें ढूंढ के मारा जाएगा। तो इसलिए याद हो जाता है कि 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। राज्य स्तर पर जीआई टैग के संबंध में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? जीआई टैग के संबंध में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आपके ऑप्शन तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इस समय सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिम घाट। तो ऑप्शन सी सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उस पर असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, असम, अरुणाचल, तेलंगाना। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। ये वो टाइगर रिजर्व हैं जो किसी न कारण चर्चा में रहे हैं या फिर इसलिए वहाँ प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पक्की टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। हाल ही में किसे 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? नंदनकानन, सिमलीपाल, गाहिरमाथा। ये सब उड़ीसा के ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से गाहिरमाथा को, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, गाहिरमाथा को 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी को समेकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई नीति का नाम क्या है? एक राष्ट्र एक बैंक, एक राज्य एक आरआरबी, भारत बैंकिंग सुधार, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पहल जो प्रारंभ की गई उसका नाम है ऑप्शन बी, एक राज्य एक आरआरबी। और भारत का लक्ष्य, सरकार का लक्ष्य है कि इस तरह से 28 राज्य और 28 आरआरबी किया जाएगा। और इसे समेकित करने का जो पहल है उसे शुरुआत की गई है। वर्तमान में 43 आरआरबी हैं, जिन्हें कम करके 28 किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। सिंधु समझौते के तहत पाकिस्तान को आवंटित नदियां हैं। ऑप्शन ए सिंधु, सतलज, ब्यास। ऑप्शन बी यमुना, सिंधु, रावी। ऑप्शन सी सिंधु, चिनाब, झेलम। ऑप्शन डी रावी, ब्यास, सतलज। तो ऑप्शन सी सिंधु, चिनाब, झेलम वो नदियां हैं जो सिंधु समझौते के तहत पाकिस्तान को आवंटित की गई हैं। और इसे याद करने का ठीक है कि हमने अर्थात भारत ने अपना CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान को दे दिया। सी से चिनाब, जे से झेलम, आई से इंडस अर्थात सिंधु रिवर। और वर्तमान में तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने सिंधु समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है तथा जो बांध बने थे, जो डैम बने थे जिनसे पानी पाकिस्तान को भेजा जाता था, उसे रोक दिया है। आगे बढ़ेंगे तो ये चर्चा इसलिए था, इसलिए इम्पोर्टेंट था, यहाँ प्रश्न बनने की संभावना है सिंधु समझौते से। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने भारत की यूपीआई प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया है? भारत की यूपीआई प्रणाली बहुत, जो भारत का डिजिटल मिशन है उसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो किस देश ने भारत की यूपीआई प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया है? फ्रांस, सिंगापुर, जापान, मालदीव। तो जापान ऑप्शन सी सही जवाब है, जिसने भारत की यूपीआई प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अप्रैल माह के बाद हम मई माह के प्रश्न को देखेंगे और आपका पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025 की जो थीम है क्या है? सामाजिक न्याय और समानता, न्याय और सहयोग, सामाजिक न्याय और सभ्यकार, सभ्यकार और सभ्य मजदूरी। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और सभ्यकार। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो जो 2025 की थीम है सामाजिक न्याय और सभ्यकार। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजयनाम पोर्ट का उद्घाटन किया, ये कहाँ पर स्थित है? तो जो विजयनाम पोर्ट का उद्घाटन किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, वो केरल में स्थित है। आगे बढ़ेंगे हम अगला प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि हाल में भारत द्वारा किस देश में किए जा रहे बौद्ध अवशेष की नीलामी को रोक दिया गया है। अर्थात वहाँ पर जो बौद्ध अवशेष वहाँ पर संग्रहित थे उनकी नीलामी की जा रही थी, तो भारत ने अपनी पहल के द्वारा वहाँ उसे रोक दिया। तो कहाँ पर किया जा रहा था नीलामी? ब्रिटेन, अमेरिका, वियतनाम, कंबोडिया। ऑप्शन सी, वियतनाम में इस प्रकार की नीलामी की जा रही थी जो बौद्ध अवशेष थे, और ये बौद्ध अवशेष जो थे पिपरहवा बौद्ध अवशेष थे। पिपरहवा बौद्ध अवशेष, इनकी नीलामी को भारत सरकार ने रोक दिया, जो कि वियतनाम में किया जा रहा था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक स्तर पर पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत लगातार प्रगति कर रहा है, और इसमें जिसका प्रयास है को देखते हुए भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? विश्व स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तीसरा या चौथे स्थान पर। तो भारत इस संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन सी सही जवाब है। इंडिया रैंक्स 3 इन ग्लोबल विंड एंड सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। तो जो वायु और पवन और सौर ऊर्जा की उत्पादन की स्थिति है भारत की, वो वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर कि मई में किस भारतीय राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि है कि भारत कौन सा भारतीय राज्य है जिसने अपने आप को पूर्ण साक्षर कर लिया है। तो ऑप्शन है गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, केरल। तो मिजोरम, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, जिसने मई माह में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया। उसके बाद गोवा सेकंड ऐसा राज्य है जिसने पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया, और त्रिपुरा तीसरे स्थान पर है इस मामले में, जिसने जून में अभी हाल ही में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया। आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है कि ईसीआई नेट पहल किस संस्था के ने प्रारंभ किया है? ईसीआई नेट पहल किस संस्था ने प्रारंभ किया है? आपके ऑप्शन है आरबीआई, सेबी, ईसीआई, इसरो। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो वही प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पहल प्रारंभ किया है। अब इसमें जो चुनावी व्यवस्था है, मतदाता गणना, मतदाता पहचान पत्र, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे इस पोर्टल पर मिलेंगी, और जो इसके पूर्व जो चुनाव आयोग की व्यवस्थाएं थी उन सबको इसमें मर्ज कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। सुर्खियों में रहा ऑपरेशन कगार का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए, भूस्खलन को रोकने के लिए, नक्सलवादी समाप्ति का अभियान। ऑपरेशन कगार का जो संबंध है वो है नक्सलवाद की समाप्ति के लिए। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। वेब सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेब सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया? गोवा, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वेब सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तथा भारत की जो ऑरेंज इकोनॉमी है उसको बढ़ाने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए भी यह इम्पोर्टेंट है। इसका जो आयोजन है वो मुंबई में किया गया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पहुंच को किस मूल अधिकार में निहित माना है? मूल अधिकार में डिजिटल पहुंच को भी शामिल कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में, और इसे किस मूल अधिकार में निहित माना है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 21A। आप कमेंट में बताइएगा इस संबंधित जो अनुच्छेद है उनमें क्या प्रावधान किया गया है। और इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद सी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अब डिजिटल पहुंच को भी मूल अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का जो आयोजन है वो इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल, भारत कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन सी, नेपाल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में गठित 3 सदस्यीय सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति में कौन शामिल नहीं था? तो हाल में मई माह में सीबीआई की जो प्रमुख थे प्रवीण सूद,
उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, तो उसमें नियुक्ति समिति का गठन किया गया था। कौन उसमें शामिल थे ये आपको बताना है। तो इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गृह मंत्री। तो इसमें से कौन शामिल नहीं था? 3 लोग शामिल थे, 1 लोग शामिल नहीं थे। तो वो है ऑप्शन डी, गृह मंत्री इसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों पर सलाह मांगी है? तो ये राष्ट्रपति का जो अधिकार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्यपाल विवाद पर निर्णय दिया था और उस संबंध में राष्ट्रपति जी ने सलाह मांगी है। तो ये जो राष्ट्रपति जी का अधिकार है ये अनुच्छेद 143 में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पहले खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया? पहले खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा, मुंबई, दमन दीव, लक्षद्वीप। तो इस प्रश्न का सही जवाब, पहले खेलो इंडिया बीच गेम का जो आयोजन है वो दमन दीव, ऑप्शन सी, दमन दीव में किया गया है। तो पहली बार ये आयोजन हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है वो बिहार में किया गया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रात्रिकालीन लैंडिंग का सफल अभ्यास कहाँ पर किया है? अर्थात रात के समय जो वायुसेना के विमान है उनकी जो लैंडिंग का अभ्यास कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। तो उत्तर प्रदेश में किया गया है ये अभ्यास, सफल परीक्षण किया गया इसका, और ये गंगा एक्सप्रेसवे पर किया गया है। उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे पर इस तरह का अभ्यास किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति, तथा मई माह में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। कौन? प्रवीण सूद, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, या इनमें से कोई नहीं। तो जो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हैं वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर अजय कुमार। ये जो पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं, अब ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने, डॉक्टर अजय कुमार। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। मई माह में ही भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी नियुक्ति की गई है कोलेजियम के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा कोलेजियम की सलाह पर। तो आपके ऑप्शन है न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई वर्तमान भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये पहले बौद्ध न्यायाधीश हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित समुदाय से ये पहले न्यायाधीश हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ पर की गई। और इतना ही ठीक। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। ये है जस्टिस बी.आर. गवई जी, जो 52वें न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे जून माह से संबंधित है, और जून माह का पहला प्रश्न, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र सतत समाधान नेटवर्क की 10वीं रिपोर्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने 96, 97, 98, 99 कौन सा स्थान भारत ने हासिल किया? भारत ने 99वीं रैंक हासिल की है SDG नेटवर्क में पहली बार, क्योंकि भारत ने पहली बार ऐसा स्थान हासिल किया है। 2024 में भारत 109वें स्थान पे था, 2025 में भारत 99वें स्थान पे था, 100 के अंदर आ गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन डी 99 रैंक है भारत की 10वीं रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास समाधान नेटवर्क। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या है? जो थीम होता है किसी महत्वपूर्ण आयोजन का, अवसर का, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 2025 का जो थीम क्या है? सामुद्रिक प्रदूषण को समाप्त करना, सामुद्रिक प्रदूषण को खत्म करना, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ग्लेशियर संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। तो आपका जो ऑप्शन डी है, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ये 5 जून 2025
विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार का विषय रहा है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। और ऑप्शन बी में दिया गया हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ये जो पृथ्वी दिवस मनाते हैं 2025 में मनाया गया उसका थीम है। और ग्लेशियर संरक्षण 2025 में जो जल दिवस मनाया गया उसका थीम है। इन दोनों को भी याद रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर कि वर्तमान भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। जून माह में दो नए रामसर स्थल जो कि राजस्थान से थे, उन्हें शामिल किया गया। तो अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 91। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। जून माह के पहले 89 थी। तो आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर कि जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के सम्मेलन का आयोजन जून माह में किया गया और नई दिल्ली, पेरिस, रोम, वाशिंगटन, इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया और 43 सालों बाद किया गया भारत में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया? सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच संपन्न होता है और इसका जो आयोजन है वो मेघालय, राजस्थान, उलानबटोर या फिर इनमें से कहीं नहीं या कहीं और किया गया होगा। तो जो ऑप्शन सी है उलानबटोर, मंगोलिया का जो उलानबटोर है वहाँ पर नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन किया गया। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज कहाँ पर स्थित है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज जो है वो कहाँ स्थित है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च चिनाब ब्रिज है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये है वो चिनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पे स्थित है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि समाचार पत्रों में देखा गया शब्द भारत जेन क्या है? शब्द है भारत जेन, ये क्या है? ऑप्शन है आपके एक महत्वपूर्ण जन औषधि केंद्र, भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल, पहला क्वांटम तकनीकी अनुसंधान केंद्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भारत जेन है, ये ऑप्शन बी भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल है। भारत जेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल है भारत जेन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हाल में आयोजित G7 वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? पिछले कई G7 सम्मेलनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया जाता है। तो इस बार जो 2025 का सम्मेलन है ये कहाँ पर किया गया? इटली, कनाडा, फ्रांस, जापान। तो ऑप्शन बी कनाडा में इसका सम्मेलन किया गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन है 123, 131, 132 या 133। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 131 है, ऑप्शन बी 131। आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 69, 70, 71 या 72। तो ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो ऑप्शन सी 71। और ये दोनों सूचकांक जो हैं ऊर्जा बदलाव सूचकांक हो या फिर ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो, ये दोनों सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर हाल ही में अपनी विदेश यात्रा के दौरान किन देशों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? अर्थात अभी तक उन देशों में कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा के दौरान नहीं गया था और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जून माह में उन देशों की यात्रा करके आए हैं। तो कौन से देश हैं? साइप्रस, क्रोएशिया, कनाडा या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो जून माह में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर गए थे, कनाडा, साइप्रस और क्रोएशिया। तो इस दौरान ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि साइप्रस और क्रोएशिया ऐसे दो देश हैं जहां पर किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। आगे बढ़ेंगे हम अगले अगले प्रश्न की ओर कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वाशिंगटन, एम्स्टर्डम, हेग, मॉन्ट्रियल। आपका ऑप्शन सी। नीदरलैंड के प्रशासनिक राजधानी हेग में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो जून माह के अभी तक के जो करंट अफेयर थे वहाँ पर हमने प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है, और इस तरह के करंट अफेयर के जो ये मैटर तैयार किया गया, यहाँ से प्रश्न बनाए गए, आपने अभी तक जो पढ़ा आपको रिकॉल करने में एक मददपूर्ण साबित हुआ होगा। प्रश्नों का अभ्यास करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और भी अपना हम जो निरंतर अपडेट रहने के लिए या अपना जो करंट अफेयर है उसे तैयार करने के लिए कहाँ से तैयार करें, ये चुनौती रहती है न्यूज़पेपर, मैगजीन। तो उसी में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, फ्यूचर ऑफिसर्स नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको पीआईबी, आकाशवाणी और जितने भी मैगजीन होते हैं उनका क्रक्स निकाल के या फिर डेली अपडेट के रूप में आपको करंट अफेयर का जो पॉइंट है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और न केवल आपको यहाँ पे डेली अपडेट के रूप में करंट अफेयर का महत्वपूर्ण न्यूज दिया जाता है, बल्कि वहाँ से जो प्रश्न बनने की संभावना है, जो नए प्रश्न के पैटर्न है, उनका भी अभ्यास कराया जाता है। और जो एमसीक्यू है, जैसे करंट अफेयर का हो गया, उसका भी अभ्यास आपका यहाँ पे कराया जाता है। तो इस तरह आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि करंट अफेयर में अभी 1-2 दिन में जो भी इम्पोर्टेंट रहा हो, जगन्नाथ यात्रा इम्पोर्टेंट रही हो, एक्सियोम 4 मिशन इम्पोर्टेंट रहा हो, अमेरिका में विदेश मंत्रियों की बैठक कोई इम्पोर्टेंट रही हो, इन सब की चर्चा यहाँ पर की जाती है। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें डेली अपडेट रहने के लिए। और जो प्रश्न हैं हमारे जो वनडे एग्जामिनेशन है वहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हमने पूरे 6 महीने का करंट अफेयर जो था, जनवरी से जून तक के जो करंट अफेयर था, 6 माह का करंट अफेयर को हमने प्रश्नोत्तर के अभ्यास से अभ्यास किया है। अभ्यास महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपको ये प्रश्नोत्तर करने में या प्रश्नों का अभ्यास करने में आनंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपडेट रहने के लिए। अब हमारे अगले वीडियो के लिए जो सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा, एग्जाम को महत्वपूर्ण देते, जो वहाँ से प्रश्न बनते हैं वहाँ के लिए, और इस तरह से जो नए और अपडेट रहेंगे उस तुरंत मिल जाएगा आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि इसमें आपके लिए मेहनत करते हुए 6 माह के करंट अफेयर को प्रश्नों के माध्यम से कराया गया है, तैयार किया गया है, तो ज़रूर लाइक करें। और कहीं सी प्रश्न में आपको कोई समस्या समझ में आई हो या किसी प्रश्न को आपको कोई कमेंट करना हो, फीडबैक देना हो, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।